Good morning, students. I'm Seema Nagwan, PGT Commerce lecturer. ये हमारे स्टूडेंट्स या फिर एचटेट या डी++B जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट्स के लिए, उन सभी के लिए मैंने ये वीडियो रखी है। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है, कैसे वर्क करती है, डीड क्या होती है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यूज जो काफी इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप। सैलरी टू अ पार्टनर। अगर पार्टनर को सैलरी दी जा रही है इज डैश विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में से चार्ज की जाएगी या अप्रोप्रिएट की जाएगी या बोथ ए और बी या नन ऑफ दी। कभी भी अगर आप पार्टनर को सैलरी देते हो तो उसके लिए क्या बनाते हो? देखिए, पार्टनर्स को जब भी आप कुछ भी दोगे तो दो तरह से होता है। एक तो आप प्रॉफिट पे चार्ज करते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट पे चार्जेस आपकी दो या तीन चीजें होती हैं, जैसे कि अगर पार्टनर रेंट दे रहा है तो प्रॉफिट पे चार्ज होगा। पार्टनर का कोई लोन है तो प्रॉफिट पे। मैनेजर का मैनेजर का कोई कमीशन है, रेंट है, लोन है, मैनेजर का कमीशन है, तो ये सब आपके प्रॉफिट पे चार्ज होते हैं। बट पार्टनर से जितनी भी चीजें रिलेटेड होती है, जैसे कि लोन को छोड़कर या रेंट को छोड़कर, जैसे पार्टनर को सैलरी दी जा रही है या पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जा रहा है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी कहाँ जाती हैं? पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पी&एल में डिफरेंस यही होता है कि पी&एल बनता है आपका नेट लॉस और नेट प्रॉफिट जानने के लिए, नेट लॉस एंड नेट प्रॉफिट जानने के लिए। बट पी&एल अप्रोप्रिएट बनता है आपका पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा है, कितने प्रॉफिट को पार्टनर डिविजिबल कर लेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांटा जाएगा, उसी पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहते हैं। ये जानने के लिए बनता है पी&एल अप्रोप्रिएट अकाउंट। पी&एल अप्रोप्रिएट अकाउंट के डेबिट में पार्टनर्स के को जो दिया जा रहा है वो सभी खर्चे आएंगे। अगर पार्टनर्स को कोई इनकम रिसीव हो रही है तो वो क्रेडिट में आता है। तो यही होता है आपका पी&एल अप्रोप्रिएट। तो फिलहाल सैलरी दी जा रही है तो अप्रोप्रिएशन में आएगी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। When drawings of equal amount are made during a year at the beginning of every month, the average period is month 5.5, 6, 6.5 या 7। कह रहा है कि अगर ड्राइंग इक्वल अमाउंट की जा रही है, ड्राइंग दो टाइप की होती है। एक होती है आपकी रेगुलर ड्राइंग, यानी आप इक्वल अमाउंट हर महीने निकाल रहे हो, ठीक है। सपोज करो आप 2,000 रुपए एवरी मंथ निकाल रहे हो, तो ये रेगुलर है। एक होती है आपकी इर्रेगुलर। इर्रेगुलर क्या होती है? जब आप कभी 2,000 निकाल रहे हो, कभी 3,000 निकाल रहे हो, किसी मंथ में आप 4,000 निकाल रहे हो, तो इसे आप क्या बोलते हो? इर्रेगुलर ड्राइंग्स। क्वेश्चन आपसे इक्वल ड्राइंग पूछ रहा है तो रेगुलर ड्राइंग्स पूछ रहा है, और यहां भी कह रहा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। तो एवरेज पीरियड निकालने में अगर आपका बिगिनिंग होता है एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में आप 6.5 महीने का ड्राइंग्स निकालते हो, ठीक है। और अगर मिडल में पूछ लेता है तो ये 6 मंथ्स का, और एंड में पूछ लेता है तो ये 5.5। ये भी तब जब मंथ का पूछ रहा है। और अगर ये 6 मंथ्स का पूछ रहा होता है तो 6 ही आता है, 6/12। और अगर ये क्वार्टर का पूछ रहा है तो क्वार्टर आप जानते ही हो, 4-4 क्वार्टर होते हैं आपके एक मंथ में, 12 मंथ में 3-3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 3 मंथ्स। तो क्वार्टर का टाइमिंग अलग हो जाता है, ठीक है। क्वार्टर का क्या हो जाता है? अगर बिगिनिंग में है तो क्वार्टर का 7.5 मंथ हो जाता है, मिडल में है तो मिडल में तो 6 ही रहेगा सभी का, ठीक है, और एंड में है तो 4.5 मंथ का काउंट होता है। ये कुछ रूल्स है, आपको याद होने चाहिए। देखिए, अगर ड्राइंग्स की जा रही है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एवरी मंथ का मतलब होता है, बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की जा रही होंगी, तो 12 मंथ्स होते हैं आपके टोटल। अगर 1 अप्रैल को ड्राइंग्स की जा रही है तो रिमेनिंग मंथ कितने बचे? रिमेनिंग मतलब पीछे, लेफ्ट,
1 अप्रैल को अगर पैसा निकाल लोगे तो बाद तक यानी 31 मार्च तक कितने मंथ बच रहे हैं आपके, तो काउंट कर लीजिए। अप्रैल पूरा पड़ा है, एक को ही निकालने के बाद अप्रैल भी काउंट होगा। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और मार्च। इस तरह से आपके पूरे 12th मंथ पढ़े। 12th प्लस में 1 इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 2, काट दो 6.5। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 6.5। नेक्स्ट देखिए, विद कंटेस्ट टू डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, पिक द ऑड वन आउट। कह रहा है कि पार्टनर का ड्राइंग, पार्टनर्स की जो करंट अकाउंट बनाया जा रहा है, अगर पार्टनर्स कैपिटल लगाता है तो पार्टनर्स की कैपिटल 2 टाइप की मानी जाती है। या तो वो फिक्स कैपिटल लगा रहा है, यानी एक बार जो उसने बिजनेस में पैसा लगा दिया वही रहेगा, या वो फ्लैक्चुएट कर रहा है, यानी जब पैसा बार बार निकाल रहा है एडिशनल लगा रहा है, या फिर वो ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, बार बार चेंज हो रही है उसकी, फ्लैक्चुएट हो रही है। तो जब फ्लैक्चुएट हो रही है तो पार्टनर्स का एक ही अकाउंट बना दिया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट इन द केस ऑफ फिक्स अकाउंट में पार्टनर्स के 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनेगा है और दूसरा बनेगा पार्टनर का करंट अकाउंट। ठीक है, जब भी आप फिक्स कैपिटल लगाओगे, शॉर्टकट देख लीजिए, फिक्स में डबल सी आ रहा है, ये एक्स ऐसे बनता है, इधर भी सी इधर भी सी, तो याद रखना पार्टनर के 2 अकाउंट बनेंगे, एक करंट और एक कैपिटल। अब पूछ रहा कि करंट अकाउंट में क्या ऑड है, ऑड मतलब क्या अलग आपको दिखाई दे रहा है। ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, नन ऑफ दिस। तो देखिए ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ चली जाएंगी, ये कैपिटल से रिलेटेड है तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो खर्चे पार्टनर्स को दिए जाएंगे वो सभी उसके करंट अकाउंट में दिखाए जाएंगे, चाहे वो सैलरी हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर है। नेम ऑफ द पार्टनर who lends merely the reputation to the firm and does not share interest। कौन सा पार्टनर है जो सिर्फ अपना रेपुटेशन देता है फर्म को, यानी किसी पार्टनर का नाम यूज किया जा रहा है, उसकी रेपुटेशन यूज किया जा रहा है, लेकिन वो डज नॉट शेयर इंटरेस्ट, वो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं ले रहा है। ठीक है, ना ही वो शेयर करता है प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हिस्सेदारी, ना ही वो पार्टिसिपेट करता है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ वो अपना नाम और रेपुटेशन दे देता है ताकि फर्म को बेनिफिट हो। ऐसे पार्टनर को क्या कहा जाता है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, पार्टनर बाय स्टॉपल, नॉमिनल पार्टनर या डोरमेंट पार्टनर। तो इसको कहा जाता है नॉमिनल पार्टनर, सिर्फ नाम नाम ही दे रहा है। तो नाम दे रहा है या रेपुटेशन, जब वर्ड आप कहीं भी देखोगे तो इसे नॉमिनल बोलते हैं। ठीक है, पार्टनर बाय स्टॉपल बिहेवियर से शो कर देता है कि हाँ मैं पार्टनर हूं, ये अपने बिहेवियर से शो करता है। गवर्नमेंट ये पैसे पड़ा रहता है, कोई काम ही नहीं करता। ठीक है, ये नॉट एक्टिव है, नॉट एक्टिव, किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है और द पार्टनरशिप बीइंग साइलेंट, और पार्टनरशिप साइलेंट है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड फॉर नो इंटरेस्ट ऑन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाएगा, कैपिटल नहीं दिया जाएगा, दोनों या पार्टनर्स पे लोन। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ हमेशा याद रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट कौन सा काम करता है। तो 1932 ये कहता है कि पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हो आप पार्टनरशिप डीड, जिसपे कुछ शर्तें लिखी रहती है, कंडीशंस लिखी रहती है कि किस तरह से पार्टनर बिजनेस को रन करेंगे, किस तरह से पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे, किस रेशो में करेंगे। ठीक है, फर्म का गोल क्या है, फर्म में कितना पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा, ये सब कुछ अगर रिटर्न में लिखा है तो उसे रिटर्न एग्रीमेंट कहते हैं। और ये कंपलसरी नहीं है कि आप रिटर्न ही रखें, इसे आप ओरल भी रख सकते हैं, बट बेटर रिटर्न माना जाता है। अगर कोई कोर्ट में केस चलता है तो एविडेंस के रूप में, सबूत के रूप में आपका रिटर्न ही वैलिड माना जाता है।
और अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, आपने कोई समझौता किया ही नहीं है, तो फर्म तो काम तब भी करेगी, पार्टनर्स तो आप तब भी हो, लेकिन फर्म को कुछ अधिकार नहीं दिए जाते। 6 अधिकार हैं जो पार्टनर्स को नहीं मिलते। ठीक है, अगर पार्टनरशिप नहीं है तो उसे ही बोलते हैं पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होना। ठीक है, नहीं होना या साइलेंट होना। तो ऐसी सिचुएशन में वो 6 चीजें कौन सी हैं जो पार्टनर्स को नहीं दी जाएंगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं। तो देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या होता है। सैलरी नहीं दी जाती, नो सैलरी गिवन। कोई भी पार्टनर काम कितना भी कर ले, उसे कोई सैलरी नहीं दी जाएगा, या ना ही नो रेम्यूनरेशन, कोई परीक्षण भी नहीं दिया जाएगा, पारिश्रमिक फल कुछ भी वो अगर कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिए जा रहे। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर वो पैसा निकालता है तो उस पर भी कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं लिया जाएगा, और ना ही उसके कैपिटल पे कोई, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे भी उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। ठीक है, पीएनएल वो इक्वल इक्वल बांटेंगे, चाहे किसी ने कितनी भी कैपिटल लगाई है। प्रॉफिट एंड रेशियो, लॉस रेशियो 1:1 रहेगा। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो लोन पे 6% पर एनम इंटरेस्ट जरूर चार्ज किया जाता है, और वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएट में उसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल पूछ रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया जाएगा, ना ही कैपिटल, तो बोथ हो जाएगा आंसर आपका सी। ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। फर्म में कोई कैपिटल लगाता है पार्टनर, तो फर्म क्या करती है, उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा के पार्टनर को वापस दे देती है, जो पार्टनर की इनकम है एक तरह से। लेकिन पार्टनर अगर वही कैपिटल में से कुछ ड्राइंग्स कर लेता है, पैसे निकाल लेता है, तो फिर पार्टनर से इंटरेस्ट ले लिया जाता है, जो कि अब फर्म की इनकम होगी और पार्टनर को एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो दोनों बातें क्लियर होनी चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, अगर एग्रीमेंट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो पार्टनरशिप डीड। परसेंटेज इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन, तो पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट लिया जाएगा। यस, इंटरेस्ट तो हमेशा लोन पे लिया ही जाएगा। आप पूछ रहे लिया जाएगा तो किस रेट से लिया जाएगा, रेट आपको याद होना चाहिए। पीए को बोलते हैं पर एनम। पर एनम मतलब, पर एनम का मतलब होता है यहाँ साल, एक साल। तो कितना लिया जाएगा, 6%, 6.6% पर एनम, 12% या 12% पर एनम। तो ये फिक्स होता है 6% पर एनम। ठीक है, अगर डीड नहीं है, नो डीड, और आपने कोई डीड बना रखी है, आपने कुछ समझौता किया हुआ है कि हम 9% लेंगे या 10% या 12%, जो आपने इसमें लिखा हुआ है, फिर तो वही लोगे। अगर ये है ही नहीं, आपने कुछ क्लियर नहीं किया, तो फिर भी आपको 6% ही लेना पड़ेगा। पार्टनरशिप डीड शुड प्रोवाइड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, क्या लिखोगे आप उस समझौते में। प्लेस ऑफ बिजनेस, की बिजनेस आप किस जगह पे कर रहे हो, आता है। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का आप बिजनेस कर रहे हो, नेचर मतलब कि आप चेयर बेच रहे हो, सपोज करो, प्रोडक्ट बेच रहे हो, या आप सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है, आपका सैलून है, उसमें पार्टनरशिप की है, चेयर बेचने का कोई बिजनेस, उसमें पार्टनरशिप की है, या कोई शोरूम है उसमें पार्टनरशिप की है, ये नेचर ऑफ बिजनेस होता है। ये भी डीड में आता है। नेम ऑफ पार्टनर, कौन कौन सा आपका पार्टनर है, पार्टनर के नेम के साथ यहाँ एड्रेस, उसकी डिटेल सब कुछ आती है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पार्टनरशिप डीड में आपका बिजनेस क्या है, नेचर क्या है, प्लेस बिजनेस का कहाँ है, नाम पार्टनर्स के क्या है, सभी आते हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। बिना पार्टनरशिप कमीशन टू पार्टनर्स विल बी गिवन फ्रॉम, कह रहा है कि कभी कभी पार्टनर को कमीशन भी दिया जाता है। कोई एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको कह देते हैं ना, भाई तू कमीशन ले लेना। ठीक है, ये कमीशन दे रही है। अब ये कमीशन दिया किस में से जाए। ठीक है, तो करंट सीएस प्रॉफिट, रिजर्व्स, गुडविल, ऑल ऑफ दी। तो देखिए, ये आपका करंट ईयर के प्रॉफिट से दिया जाएगा। करंट ईयर मतलब जो इसी साल आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है,
उस प्रॉफिट का कुछ परसेंटेज दे दिया जाता है, वो क्वेश्चन में आपको दिया होता है कि कितना, ये डिसाइड कर लेते हैं। तो करंट ईयर्स प्रॉफिट। रिजर्व क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ खर्चे होने हैं और हो सकता है कि आप लॉस अर्न करो, प्रॉफिट ना हो, तो ऐसे खर्चों के लिए पहले से ही कुछ प्रॉफिट का पार्ट रिजर्व करके रख दिया जाता है। एक तरह से सेविंग्स ही मान लो। ठीक है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रख दिया जाएगा कि इसे हम बाद में जब कभी फ्यूचर में लॉस हुआ या हमारे पास पैसे नहीं रहे तो यूज कर लेंगे। गुडविल तो आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होती है, कई बार मैं पढ़ा चुकी हूँ, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। पुरानी वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में आती है। एक फर्म की रेपुटेशन है जो कमा ली जाती है। अब नया पार्टनर आएगा तो गुडविल के लिए प्रीमियम उससे लिया जाता है। ठीक है, गुडविल भी सेक्रीफाइस होती है, गेनिंग रेशो निकाला जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाला जाएगा, अगर कोई पार्टनर जाता है तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। कह रहा है कि पार्टनरशिप का फीचर कौन सा नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि एटलीस्ट 2% तो होनी चाहिए। 2% अगर है और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और मोर देन 2 भी हो सकते हैं। वो एक गोल या टारगेट के लिए फर्म बनाते हैं, मिलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। सभी पार्टनर अपने अपने हिस्से की कैपिटल लगाते हैं और अपने अपने हिस्से का प्रॉफिट एंड लॉस लेते हैं। कैपिटल पे वो इंटरेस्ट लेते हैं, काम करते हैं तो बदले में सैलरी लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा काम करेंगे तो कमीशन लेंगे, रेमुनेशन लेंगे। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो फीचर्स क्या है, एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होने चाहिए, ये तो फीचर है। क्वेश्चन आपसे नोट पूछ रहा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस फॉर अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए कोई बिजनेस कंडक्ट करे तो ये भी ठीक है, यस। उनका टारगेट प्रॉफिट कमाना है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमाएंगे जिसके लिए आपने फर्म को बनाया। रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर्स, कि एग्रीमेंट हो या ना हो ये कंपल्सरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, तभी तो हम बता रहे हैं कि नो डीड। और ये भी रिटर्न हो या ना हो सकता है कि ये ओरल हो सकता है। ओरल मतलब आपस में ऐसे ही मुंह से बोल के कुछ कंडीशंस मान ली हैं, उसे ओरल बोलते हैं। जबकि आप कुछ बोल कर कुछ शर्तें ये मैं करूंगा, ये तुम कर लेना, मैं इतना पैसा लाऊंगा, तुम इतना पैसा ले आना, ये सब ओरल होता है। ठीक है, रिटर्न में उसी चीज को लिख लेते हैं। तो लिखना ना लिखना ये कंपल्सरी थोड़ी है। पार्टनर्स आर एजेंट एंड प्रिंसिपल टू द बिजनेस, हाँ ये भी होता है। अब अगर एक पार्टनर कोई बाकी पार्टनर के बिहाफ पे काम कर रहा है, सपोज करो ए बी सी 3 पार्टनर है, ए काम कर रहा है, बी और सी नहीं आए हैं, तो जो ए ने काम किया है वो एज एजेंट बन के वो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि बी और सी भी उस काम को फिर मानेंगे, क्योंकि वो उनके बिहाफ पे काम कर रहा है, फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, तो ए एजेंट बन के काम कर रहा है। और जब कोई बी और सी काम करेंगे तो उस बात को ए भी मानेगा, वो ए पे भी लागू होगी, तो ये ए फिर प्रिंसिपल बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में, सभी पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल एग्रीमेंट या आपसी सहमति होती है कि हाँ हम सभी तुम्हारे किए हुए काम को मानेंगे, या तुम्हारे हम सब जो काम करेंगे तुम उसको मानेंगे। पार्टनरशिप फॉर ऑल एंड ऑल आर बाइंडेड फॉर अदर्स पार्टनर्स। तो ये सब एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं, तो डी भी है। क्वेश्चन नोट पूछ रहा है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप्स आर ऑल्सो नोन एज, कह रहा है कि जो पार्टनरशिप का आर्टिकल है उसको क्या बोलते हैं। पार्टनरशिप का प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस तो याद रखना कि कंपनी में होता है। ठीक है, कंपनी की डिटेल वगैरह होती है, इशू किया जाता है। मोस्ट ऑफ टाइम जब आप शेयर्स या डिबेंचर्स इशू करना चाहते हैं तो प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। पार्टनरशिप डीड या प्रिंसिपल्स ऑफ पार्टनरशिप्स या नॉन ऑफ दीज। तो पार्टनरशिप डीड कहलाती है जो पार्टनरशिप का आर्टिकल है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। एक तरह से ये आधार है पार्टनरशिप का, इसमें शर्तें लिखी है, बिजनेस लिखा है, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, एक तरह से एविडेंस भी है कोर्ट में कि हाँ तुम लोगों के बीच में कोई पार्टनरशिप हुई है, सबूत भी है। और ये अगर पार्टनरशिप हो डीड होती है तो कुछ अधिकार भी आपको मिल जाते हैं, सैलरी भी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मिलती है। और पार्टनर एक दूसरे को शू कर सकते हैं। शू मतलब कि मुकदमा भी दायर कर सकते हैं अगर कोई इलीगल काम कर रहा है या फिर कोई दूसरे पार्टनर का हिस्सा मार रहा है। ठीक है, तो ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। What is the average period in case the partner
विदड्रॉ कंसिस्टेंटली एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर आई। कह रहे कि एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे अगर पार्टनर विदड्रॉ कर रहा है कंसिस्टली। कंसिस्टली मतलब लगातार, लगातार। और कब कर रहा है? एट द एंड। एट द एंड क्या होता है? जैसे कि 31 मार्च को, जैसे कि मंथ के एंड में, ठीक है। मंथ का एंड हो गया, जैसे सपोज करो अप्रैल है तो अप्रैल की 31 तारीख, 30 ही होती है अप्रैल में, 30 तारीख को आप एट द एंड ऑफ द मंथ बोलोगे। लेकिन यहाँ मंथ की जगह क्वार्टर बोल रहा है। क्वार्टर होते हैं 3 महीने का ईच क्वार्टर, और 12 महीने में कितने क्वार्टर होंगे देख लो, 4 होते हैं, ठीक है। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 महीने का एक, और हर क्वार्टर की 4 महीने कैसे आया? कह रहा है कि पहले क्वार्टर की लास्ट तारीख को, लास्ट तारीख यानी 30 जून को अगर पैसा निकाला जा रहा है तो बाकी कितने बचे? 1 2 3, 3 क्वार्टर और रिमेनिंग बचे, यानी 9 महीने तक, ठीक है। रिमेनिंग मंथ कितने? 9 महीने बचे। और पहले मंथ में तो जीरो ही टाइम बचा, अगर 30 जून को ही निकाला जा रहा, डिवाइडेड बाय 2, तो 9 को 2 से काट दो, 4.5। तो इस तरह से 4.5 आपका आंसर। ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 की बात है। जैन एक्सटेंडेड लोन टू हिज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में अपना लोन एक्सटेंड किया है विदाउट एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं है, इसका मतलब नो डीड। और जब नो डीड हो तो लोन की बात आपको पता ही है कि 6% फिर पर एनम किसे इंटरेस्ट लगता है। फॉर 10,000 हिज इंटरेस्ट फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। कह रहा उसका मंथ ही आपका खत्म हो जाता है 31 दिसंबर को, यानी कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहा है। लोन दे रहा है वो 1 अक्टूबर को और 31 दिसंबर तक ही लोन दे रहा है, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर पूरा 3 महीने ही लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो काउंट कर लो, 10,000 रुपए का अमाउंट है और 6% आपका अगर डीड नहीं है तो लोन पे इंटरेस्ट निकाल लो, और 3 महीने का ही निकालना। 2 जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 4 जा पे 2 जा और 3 जा 2 1 जा 50 इंटू 3 150। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 150। नेक्स्ट देखिए, अमन इज अ पार्टनर ऑफ जीवम जीवम जीवन फर्म। जीवन फर्म में अमन एक पार्टनर है विद अ फिक्स कैपिटल। उसकी फिक्स कैपिटल 9 लाख रुपए है। ही विड्रॉ 60,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018 to 19। वट विल बी द जर्नल एंट्री? तो देखिए, जर्नल एंट्री 4 दी हुई है। ड्रॉइंग्स टू अमन्स करंट अकाउंट, ड्रॉइंग्स टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, अमन्स कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, या अमन्स कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। पहली बात तो अमन की कैपिटल कैसी है? फिक्स कैपिटल। और मैंने बताया फिक्स में क्या आ रहा है आपका, ये एक्स आ रहा है। एक्स ऐसे बनता है डबल सी, यानी 2 अकाउंट बनेंगे इसके, एक करंट अकाउंट बनेगा और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो अब कह रहा है कि अमन पैसे निकालता है। अमन अगर पैसे निकाल रहा है तो ड्राइंग्स करेगा, और जब हम अमन ड्राइंग्स करेगा तो अमन की जो कैपिटल है वो कम हो जाएगी। कौन सी? पार्टनर्स की करंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाएगा ड्राइंग्स। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट अगर कम होता है तो वो डेबिट होता है, और जब करंट अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, सी हो जाए। कह रहा है कि वो 60,000 रुपए ड्राइंग कर रहा है, तो 60,000 रुपए आप ड्राइंग्स में दिखा दोगे अमन्स करंट अकाउंट डेबिट टू। नेक्स्ट देखिए, ई एफ एंड जी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। 3:3:2। इस रेशो को इस तरह से ऐड कर लो, 3 और 3 6 = 8। तो रेशो ऐसे बन जाता है, ई का रेशो होगा 3/8, यानी उनका न्यूमेरिटर और टोटल डिनोमिनेटर। एफ का कितना होगा रेशो? 3:8,
और जी का कितना होगा 2/8। तो ये रेशियो होगा, किसी भी चीज को बांटने के लिए रेशियो फॉलो किया जाता है। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उनके बीच एग्रीमेंट भी है, जी इज टू गेट मिनिमम अमाउंट 80,000। बोला गया कि जी को कभी भी जो पैसा मिलेगा वो 80,000 से मिनिमम नहीं होना चाहिए, 80,000 तो उसे मिलेगा, उसको गारंटी दी है। एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, हर साल उसे प्रॉफिट में मिलेगा। और डिफिशियंसी, अगर 80,000 में कुछ कमी रह गई, डिफिशियंसी को बोलते हैं कमी रह गई, ऑन द अकाउंट इज टू बी पर्सनली बोर्न बाय ई, तो उसको ई पूरी करेगा। यानी ई कह रहा है कि इन्हें गारंटी दी है जी को कि जी जी अगर तेरे पैसे कम होते हैं 80,000 से तो जो कमी है वो मैं पूरी कर दूंगा, ठीक है, तो मैं अपने में से घटा दूंगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है, पार्टनर है, कुछ भी डील हो सकती है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, द नेट प्रॉफिट दिया हुआ 3,12,000 का। इन दिस केस वाज द अमाउंट ऑफ डिफिशियंसी बोर्न बाय ई, तो डिफिशियंसी कितनी होगी जो ई उसे बोर्न करेगा यानी सहन करेगा और जी को दे देगा। तो इसके लिए आपको पहले टोटल प्रॉफिट देखना चाहिए। 3,12,000 का प्रॉफिट अगर तीनों पार्टनर में बटेगा तो उनके रेशियो में बटेगा ई एफ जी। फिलहाल हमें जी का ही निकालना है क्योंकि उसकी गारंटी दी हुई है 80,000 की। जी का रेशियो कितना है, ई एफ जी, जी का रेशियो है 2:8, 2/8। 8 से काट दो, 8 या 24 और 7 इधर पीछे बचे, 8 नहीं 72, 39,000, 39,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूनी 18, 1, 6 और 1 7, 78,000। गारंटी मिली है कि 80,000 पैसा मिलेगा, लेकिन मिला है सिर्फ और सिर्फ 78,000। तो कमी कितने की रह गई, 2,000 की कमी रह गई। 2,000 की कमी को कौन पूरा करेगा, ई। ई कहेगा भाई 2,000 रुपए मैं तुझे दे दूंगा जी, जो तेरे कम है, क्योंकि मैंने गारंटी दी है। क्वेश्चन आपसे वही अमाउंट पूछ रहा है, 1,000, 4,000, 8,000 या 2,000। राइट आंसर क्या है, 2,000। A partner withdraw on 31st September 2021. Did provide interest on drawings 10%. The total interest charge on 1,000. कह रहा है कि 1,000 पे अगर 10% से रेट से इंटरेस्ट निकाला गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये बताओ कि अमाउंट कितना होगा टोटल ड्राइंग्स का। जो विड्रॉ करते हैं पैसा ड्राइंग्स, वो कितना होगा, और वो भी 30 सितंबर। 30 सितंबर से 31 मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर है, यानी 6 महीने का ही हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए जब ऐसी सिचुएशन आती है, इंटरेस्ट दिया है टोटल अमाउंट, तो इस परसेंटेज को रिवर्स कर देते हैं। 1,000 मल्टीप्लाई 10/100 होता है ना, तो आप इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, 1,000 पे 100/10 कर दो। और 6 महीने का ये इंटरेस्ट है सितंबर से, तो 6/12, इसको आप 12/6 कर दो, ठीक है। 6 से काट दो 2 पे, 1 0 से 0, यहाँ कितना हो गया 10,000, यहाँ ऊपर 2 है ही, 10 दूनी 2, 20,000 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 20,000 आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द फर्म ऑफ सोनू एंड मोनू अर्न कर रहे हैं प्रॉफिट 3,25,000 का ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में अगर सोनू और मोनी 3,25,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, ईयर एंड होता है 31 मार्च, कोई बात नहीं। They have decided to donate 10% of this profit an NGO working for senior citizen pass the journal entry। कह रहा है कि इस प्रॉफिट का 10% अगर वो एनजीओ को देना चाहते हैं तो 10% कितना हो जाएगा, 32,500। अब 3,25,000 में से अगर कोई 32,500 का डोनेट करना चाहे तो उसके पास पैसा कितना बचेगा, 2, ये 12 हो जाएगा, ये तो 12 में से 3 गए 9, 2,92,500 प्रॉफिट बचेगा रिमेनिंग। अब इस प्रॉफिट को कौन बांट लेगा, इस प्रॉफिट को अपने अपने रेशो में सोनू और मोनू ले लेंगे, ठीक है, मोनू और सोनू। अब रेशो दिया नहीं है तो हम मान लेंगे कि दोनों 1:1 में बांट लेंगे। अब 2,92,500 जो रिमेनिंग बचा है उसको अगर 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा, 2 1 जा 2, 4 जा 8, इधर 0, 1 कैरी 6 पे, 2 1 जा 2, यहाँ पे 4, 8 आएगा, इधर 1 बचेगा, क्या तो वे 12 बन जाएगा, 6 पे जाएगा, 2 2 जा 4, इधर 1 बचेगा रिमाइंडर, 10 बन जाएगा 5 पे, 1,46,250, 146,250, ठीक है। अब क्योंकि ये पीएनएल अकाउंट बांटना है
तो पीएनएल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, और क्योंकि प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे। पार्टनर जब भी कुछ लेंगे, रिसीव करेंगे, तो उनके अकाउंट क्रेडिट होंगे, और पार्टनर कुछ अगर बेयर करेंगे, सहन करेंगे या नुकसान या एक्सपेंस लेंगे तो उनके अकाउंट डेबिट होंगे। ठीक है, इसीलिए पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें प्रॉफिट पैसा मिल रहा है तो वो खुश हो रहे हैं। ठीक है, और पीएनएल से पैसा जा रहा है तो पीएनएल डेबिट होगा। जो चीज कम कर रही है वो डेबिट को शो करती है, और जब पीएनएल में पैसा आता है तो वो क्रेडिट करेगी, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो राइट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, ए हो जाएगी। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सोनू मोनू। सोनू मोनू डेबिट नहीं हो सकते क्योंकि उन्हें लॉस नहीं हो रहा है, उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, तो ये एंट्री नहीं हो सकती। लॉस होता तो ये एंट्री हो जाती। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू मोनू टू सोनू 32,500, ये तो डोनेशन में गया ना, 32,000 पैसा तो चैरिटी में गया है, तो इसको थोड़ी ना दिखाएंगे। नन ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाए। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी डैश टू डैश अकाउंट। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स की लोन पे है तो फिर क्या होगा, क्रेडिट पीएनएल लॉस, क्रेडिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन। देखो मैंने बताया कि पार्टनर का जो लोन होता है ना वो पीएनएल पे चार्ज होता है, यानी हम उसे अप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते, तो दो ऑप्शन तो काट दो। दूसरा, अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स को कुछ मिलेगा, तो मैंने क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स विल बी, तो पार्टनर्स को अगर कुछ मिलेगा इंटरेस्ट तो वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, लेकिन जब पूछा यहाँ फर्म का जा रहा है कि अगर आप पीएनएल में से अप्रोप्रिएशन में से पीएनएल में से पीएनएल में से अगर पार्टनर्स को कुछ दोगे तो फर्म का पीएनएल बनता है, ना कि पार्टनर्स का। ठीक है, तो फर्म के पीएनएल में से तो डेबिट है, फर्म को तो खर्चा हो रहा है कि उसको लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन दिखाते हैं आप डेबिट में। राइट आंसर सी हो जाएगा। वहीं अगर इसे पार्टनर्स अकाउंट में ले जाओगे तब पार्टनर्स के अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी, फिलहाल आंसर आपका सी हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मिस्टर शर्मा 10% है पर एनम हर साल। इफ विड्रॉ 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, अगर वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में निकालता है, तो बिगिनिंग में मैंने ईच क्वार्टर का बताया 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगता है, मिडल में निकालेगा तो 6 मंथ का, और एंड में निकालता है 4.5 मंथ। ठीक है, क्योंकि बिगिनिंग में निकाल रहा है तो हम ये फॉलो करेंगे 7.5 मंथ का। ठीक है, क्वार्टर है तो 10,000 रुपए 4 बार निकाले होंगे, साल में 4 क्वार्टर आते हैं तो 40,000 रुपए हो जाएंगे। 10% का 40 पे अगर आप निकालोगे तो बच्चा 4,000, 4,000 पे अगर 7.5 महीने का निकलेगा। ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए आप जीरो का यूज कर सकते हैं, 400 बचा, यहाँ पे 100 आ गया, 4 तिया 12। ठीक है, 3 से 75 को काट दो 25, 25 को 100 से गुना कर दो तो 2500, 2500 आपका राइट आंसर हो गया। भाई ये तो मंथ, एक क्वार्टर में 10,000 निकालता है ना, तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 40,000 निकालेगा, उसका परसेंट 10% 4। लेकिन बिगिनिंग का भी तो 7.5 मंथ का निकालोगे तो 7.5/12, 4,000 गुना में 7/12, 7.5/12 कर देना तो 2500 आ जाएगा काट पीट के। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो। नेक्स्ट देखिए, फर्म अर्न करती है प्रॉफिट 20,000 रुपए का, एक्सक्लूडिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ रेंट पेड ऑफ पार्ट टू पार्टनर 5,000। पार्टनर को 5,000 का रेंट दिया है, 20,000 का अगर आप कुछ प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उसमें से रेंट आपने 5,000 का दे दिया, तो प्रॉफिट कितना बचा हुआ आपके पास, 15,000। कह रहा है कि राइट द एंट्री ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड पीएनएल लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए मैंने आपको बताया कि रेंट हो या लोन हो या मैनेजर को दिया हुआ कमीशन हो, ये आपके ऐसे खर्चे हैं जो कि सारे चार्ज होंगे पीएनएल लॉस, पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, पीएनएल अकाउंट में जब आप इन्हें घटा दोगे यानी डेबिट करके रेंट दिखा दोगे टू रेंट, तो 20,000 का प्रॉफिट में से 5,000 के अगर खर्चे हटा तो 15,000 प्रॉफिट है जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। अब इस प्रॉफिट में से
पार्टनर के खर्चे घटा के जो पार्टनर को तुम सैलरी वगैरह दे रहे हो, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बांट देना डिविजिबल प्रॉफिट में। तो ये पीएनएल का जो आपका 15,000 का प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जा रहा है पीएनएल अप्रोप्रिएट अकाउंट में। तो पीएनएल तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो तो दे रहा है 15,000, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो पैसा आ रहा है तो ये क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री देख लेते हैं। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएट 20,000 से तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास बैलेंस कितना है 15,000। 5,000 से भी नहीं होगा, ये तो काट दो बच्चे। 20,000 वाला ये भी नहीं हो सकता। एंट्री क्या बची, पीएनएल अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि वो कम होगा। भैया आपके पास 2 पर्स है, ठीक है, इसका पैसा निकाल के इसमें रख रहे हो तो इसका तो पैसा खाली हो जाएगा, इसको डेबिट कर दो, इसका नाम है पीएनएल अकाउंट। और इसमें रख रहे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, इसका नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएट अकाउंट 15। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए हम यही क्लास अपनी खत्म करते हैं। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट लिख सकते हो, ठीक है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि जो मैं प्रयास कर रही हूँ आपकी सफलता के लिए वो कहीं ना कहीं सफल हो रहा है। मैंने काफी कोशिश की है कि इजी क्वेश्चंस बनाऊं और आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच।